अस्सलाम स्टूडेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सेशन में आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। देखें, आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के फोर्स रिक्वायर्ड होती है, नेट फोर्स रिक्वायर्ड होती है एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, ये किस वजह से पैदा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पैदा होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू में अगर तब्दीली आती है तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में तब्दीली आ जाएगी। अगर तो हमारी अर्थ सर्कुलर शेप रखती मुकम्मल तौर पर, तो फिर ज़ाहिर आप जानते हैं कि अभी हमने इसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अलोंग द सेंट्रल फोर्स होती है, अलोंग द सेंटर एक्ट करती है। जमीन बॉडी को, अब देखिए ये एक शेप बनी हुई है ना, तो जमीन बॉडी को यहाँ पे नहीं खींचती, ना यहाँ पे खींचती, बल्कि क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है हर चीज को। तो जिसका मतलब है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। अगर जमीन एलिप्टिकल सॉरी अगर जमीन सर्कुलर शेप रखती होती तो फिर चूंकि आप जानते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंटर का जो फासला होता है सर्कमफेरेंस से वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो फिर जाहिर है कि हर बॉडी जहाँ पे मर्जी होता है, अगर बॉडी यहाँ पर होती तब भी सेम फोर्स रहनी थी, अगर बॉडी यहाँ पे होनी थी तब भी सेम फोर्स, यहाँ पे सेम फोर्स, यहाँ पर सेम फोर्स। तो यानी कि उसकी जो फोर्स है वो क्या रहनी थी, वो कांस्टेंट रहनी थी। कि यहाँ पर जितनी बॉडीज हैं सब पे क्या लगनी थी, सेम फोर्स लगने थे, क्योंकि रेडियस से सेंटर से उनका फासला कांस्टेंट होना था। तो जी की वैल्यू में जो तब्दीली आनी थी, मतलब यहाँ पे जो जी की वैल्यू है हर जगह सेम होनी थी, यहाँ पे जी की वैल्यू हर जगह सेम, यहाँ पे जी की वैल्यू हर जगह सेम। वो क्या आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी लेकिन हर जगह पर सेम होगी। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो इससे डिफरेंट होगी, यहाँ पे जो जी की वैल्यू वो ऊपर वाले से डिफरेंट होगी, यहाँ पे जो जी की वैल्यू वो ऊपर वाले से डिफरेंट होगी, लेकिन सेम रहेगी। यानी कि हर जगह सेम रहेगी, हर जगह सेम रहेगी। तो लेकिन चूंकि हमारी जो अर्थ है वो किस शेप की है, वो एलिप्टिकल शेप की है। अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल, यानी कि ये मोटी है, पोल से मोटी है, एंड बर्स्ट आउट एट द इक्वेटर, और इक्वेटर से क्या है, ये वो पतली है। तो इस वजह से ये बात ये समझना, सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर पोल पर तो फोर्स कुछ नहीं, और इसके जो है पोल के अलावा दूसरे किनारे को आपकी आवाज नहीं याद आ रही करेंगे। सही, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर पोल पर और इक्वेटर पर फोर्स डिफरेंट नहीं होगी? हाँ जी, डिफरेंट होगी। सर आप फिर कह रहे थे कि सेम होगी। नहीं, मैं वो कह रहा था अगर ये अर्थ हमारी सर्कुलर शेप रखती होती फिर उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी अर्थ सर्कुलर शेप होती तो फिर जो जी में जो वेरिएशन आना था वो सेम वेरिएशन आना था। मतलब अगर यहाँ पर जो वेरिएशन, ये नीचे वाली लाइन है, तो पूरी नीचे वाली लाइन पर सेम वेरिएशन आना था। ऊपर वाली लाइन है तो यहाँ पर सेम वेरिएशन आना था पूरी लाइन में। गो की ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में डिफरेंस होना था जी की वैल्यू में, लेकिन ये जो वाली लाइन है पूरी लाइन में जी की वैल्यू में सेम वैल्यू होनी थी। यहाँ पर पूरी लाइन में जी की वैल्यू सेम होनी थी, लेकिन चूंकि हमारी अर्थ एलिप्टिकल शेप है इस वजह से जी की वैल्यू में इस तरह वो मतलब ऐसे वेरिएशन नहीं आता, बल्कि इसमें डिफरेंट वे का वेरिएशन आता है। तो वो बता रहा है कि चूंकि ये एलिप्टिकल शेप है, इसके जो पोल्स है वो वहां से मोटी है, इक्वेटर से पतली है। द इक्वेटोरियल रेडियस इज 21 किलोमीटर लॉन्गर देन पोलर रेडियस। कि जो पोलर रेडियस है उससे इक्वेटोरियल रेडियस वो 21 किलोमीटर ज्यादा है। मतलब ये इसका सेंटर है एलिप्टिकल एलिप्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेटोरियल रेडियस, यहाँ से लेकर ऊपर तक पोलर, और ऊपर से लेकर नीचे तक पोलर। तो आप ये देख सकते हैं पोलर डिस्टेंस कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है।
तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये एमसीक्यू आ सकता है कि 21 किलोमीटर जो वो रेडियस है इक्वेटोरियल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोलर रेडियस। और जी की वैल्यू आपने मालूम किस तरह करती हैं, ये आपका फार्मूला है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आप तो एलिप्स यूज कर रहे हैं, एलिप्स का रेडियस तो सेम नहीं होता, पोलर रेडियस डिफरेंट है, इक्वेटोरियल रेडियस डिफरेंट है, लेकिन हम ये आर कैपिटल क्यों यूज करते हैं जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं और इसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये बात हमारी डिस्कस हो चुकी थी, ये ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, इसकी वैल्यू में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती। तो इस वजह से आप कैपिटल आर ही यूज करती हैं क्योंकि ये आर जो है ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, मुकम्मल तौर पर कांस्टेंट नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। फिर वो कह रहा है कि इक्वेटर पर अगर आपने वो मालूम करना है तो आप आर ही यूज करेंगे, तो अगर आप पोलर यूज को पोल्स पे यूज करेंगे तो आप आर पी यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इनमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, आर ई और आर पी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाए। फिर आर की वैल्यू क्या एवरेज होती है दोनों की, ये आप गूगल से कर लीजिएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है। एवरेज इसकी जो है ना ये तो होती है ना, आई थिंक तो 4000 किलोमीटर होती है ना शायद आर की वैल्यू, या 3400, या मुझे याद नहीं आ रही। तो इतना इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। ये गूगल कर दीजिएगा कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है आर की। ये एमसीक्यू आ सकता है कि आर इक्वेटर ज्यादा है, तो जब आर इक्वेटर ज्यादा है तो फिर हाँ जी 6400 किलोमीटर, सॉरी मैं 4000 कह रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 6400 किलोमीटर है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आएगा क्योंकि 21 किलोमीटर बस ज्यादा वैल्यू। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें 21 किलोमीटर ज्यादा होने से कितना इम्पैक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो चूंकि जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर ये आर ई की वैल्यू ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, अगर आर ई की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि आर ई जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज्यादा होता है, तो लिहाजा इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी, और जो पोल है वो कम होती है, तो उसके तो पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वो क्या यहाँ पर आप जो समीना वो देख सकते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है कि अगर जो जी पोल्स पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है वो इज इक्वल टू वे इक्विटे वो इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन प्लस 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने का बस डिफरेंस आ रहा है। ये इतना कम भी हो सकता है, इतना ज्यादा हो सकता है, बस इतने का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, पोलर पर पोल्स पर ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम रेडियस को एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसको किस तरह वो कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दोनों में कितना मेजर एरर नहीं है, सिर्फ 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का डिफरेंस है। तो इस वजह से हम आर को एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। Therefore the weight of the body increases, क्योंकि ना हमारी जो अर्थ है मुकम्मल तौर पर एलिप्टिकल नहीं है। अगर तो होती ना मुकम्मल तौर पर एलिप्टिकल फिर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आना था। तो लेकिन चूंकि हमारी अर्थ ज्यादा सर्कुलर शेप रखती है और थोड़ा एलिप्टिकल रखती है, यानी कि आप ये नहीं समझिएगा कि ज्यादा एलिप्टिकल है, ये मिक्सचर है एलिप्टिकल और सर्कुलर शेप का। तो ज्यादा इसमें सर्कुलर शेप है और कम एलिप्टिकल फैक्टर है, जिस वजह से हम हमारी जो कैलकुलेशन जितनी भी होती है ना वहां पर हम अर्थ को एज ए सर्कुलर शेप ही ट्रीट करती हैं, जहां पर भी आप मर्जी कैलकुलेशन कर लें। वेरिएशन इन जी विद हाइट, तो हाइट के लिहाज से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से इसको करना है, जैसे मैंने आपको बताया भी था
मैकेनिक्स सारी गेम ही किसकी होती है, फार्मूलों की। अगर आपको ये चीज आइडिया हो जाता है, पिक कर लेते हैं कि मैंने कौन सा फार्मूला कब लगाना है, तो फिर आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। ये फार्मूला एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पर होती हैं या सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ी सी हाइट पर होती हैं, कुछ ज्यादा हाइट पर आप नहीं जाते, तो दोनों केसेस में ये फार्मूला आप लगाकर आपका आंसर किसके बराबर आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगा। सरफेस ऑफ अर्थ पर ले लें या सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ी सी हाइट पर ले लें, ज्यादा हाइट ना हो। तो फिर दूसरा फार्मूला, अगर आपकी हाइट ज्यादा हो जाती है तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला आर प्लस एच का स्क्वायर। और जो कुछ फार्मूले में यहाँ पर लिखे ना आर प्लस एच, तो कुछ कुछ फार्मूले में क्या दे देते हैं, वो स्मॉल आर दे देता है। तो फार्मूला फिर क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है। हाँ जी, ये वाला। चलें, यही वाला ऐसे इस तरह ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो यानी कि फिर आपका फार्मूला क्या बन जाता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो चूंकि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं या न्यूमेरिकल लिखते हैं या पढ़ाते हैं या लिखते हैं वगैरह, तो हम कैपिटल आर स्मॉल आर में कोई मतलब इतना डिफरेंस नहीं लेते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल आर और स्मॉल आर में बहुत डिफरेंस है। अगर आप स्मॉल आर यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो स्मॉल आर को आप यूज कर लेती हैं एज अ कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर लिखा हुआ है फार्मूले में, तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में, वहां पर स्मॉल आर लिखा होता है, तो आप इसको के मतलब है ज्यादा वो इस पर गौर नहीं करते, आप कहते हैं कि ये कैपिटल आर ही हमारा, और आप वैल्यू क्या पुट कर देती हैं, 6400 किलोमीटर आप वैल्यू पुट कर देती हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा। और पेपर वाला इतना चालाक है कि 6400 किलोमीटर की वैल्यू जो आप पुट करके सॉल्व करेंगे ना, वो जो आंसर आता है उसने ऑप्शन में रखा होता है। क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर में हमारी मेजोरिटी क्या करती है, वो फर्क नहीं करती। वो दो वो कहते हैं कि अंग्रेजी का लफ्ज है, तो चाहे स्मॉल आर हो जाए चाहे कैपिटल आर हो जाए, कोई इसमें फर्क नहीं है। लेकिन फिजिक्स में फर्क है। स्मॉल आर का मतलब है कैपिटल आर प्लस एच, तो ये वाली हाइट आपने ऐड करनी होती है। तो सम टाइम पेपर में आपको डायरेक्ट स्मॉल आर की वैल्यू दे दी जाती है, तो सम टाइम आपने क्या करनी होती है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट दी जाती है, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। सम टाइम दे भी देता है कैपिटल आर की वैल्यू, सम टाइम नहीं देता। यानी कि मोस्ट जो केसेस होते हैं वहां पर सिर्फ आपको हाइट की वैल्यू दी जाती है, तो वो हाइट की वैल्यू आप यूज करनी होती है, उसको यानी कि ऐड करना होता है कैपिटल आर में, फिर जाकर आपको स्मॉल आर मिलता है। अगर आप क्या करें, जो आपको हाइट दी हो उसी को डायरेक्ट आप पुट करके आप आंसर निकाल लें, तो वो आंसर आपके ऑप्शन में तो होगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा। तो ये आपने इस चीज का ध्यान आपने रखना है। तो जैसे जैसे चूंकि आप जानते हैं कि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, तो आर स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हमारा जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो तब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर हाइट बहुत स्मॉल है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वो फॉर्म है। ये कोई भी आप इन फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कि आपको कौन सा डाटा दिया जाता है। तो ये नेक्स्ट फॉर्म आ गई। तो फार्मूला याद करने का तरीका क्या होता है कि फार्मूला शीट आप बनाएं, अलग से आप वो रजिस्टर ले लें, तो उस पर ना फार्मूले आप जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशन है ना, तो ग्रेविटेशन चैप्टर की हेडिंग दें और फिर फार्मूला आगे लिखते जाएं। तो साथ साथ ये भी लिखें कि ये फार्मूला मैंने कब यूज करना है। तो जो जो फार्मूला फिर आपको पता है कि ये फार्मूला मैंने कब यूज करना है, वो साथ साथ उसकी ना फार्मूला लिख के ब्रैकेट में वो उर्दू में लिख दें कि ये फार्मूला मैंने इस पर यूज करना है। तो इस तरह आपकी जो स्लोली स्लोली फिर क्या हो जाएगी, आपकी फार्मूला शीट बन जाएगी। तो फिर इससे रिलेटेड आप क्या करें, वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया करें। आपको नोट्स जो दिए गए ना फोल्डर, वहां पर एमसीक्यू की वो दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करें। एरलेस फिजिक्स की जो बुक है, वहां पे जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। टिप्स की जो बुक है
वहां से एमसीक्यूज को सॉल्व करें, तो फिर ये जो फार्मूले इनको अप्लाई करना आपको आ जाएगा। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप इस तरह फिर आप कर सकते हैं। ये था कि वेरिएशन इन जी विद हाइट। तो जमीन से ऊपर जाए तो ये वाले फार्मूले हैं। तो अब जमीन के अंदर जब हम जाते हैं तो फिर क्या आता है? तो जब हम जमीन के अंदर जाते हैं तो पहले हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? ये फार्मूला बन जाता है। ये दूसरा फार्मूला, और ये तीसरा फार्मूला। तो यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे कि जमीन के अंदर भी जी की वैल्यू तब्दील हो रही है, कि जब हम जमीन के अंदर जाएं तब भी जी की वैल्यू तब्दील हो रही है, और जब हम जमीन से ऊपर जाएं तब भी जी की वैल्यू में तब्दीली आ रही है। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी? एट सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो जी की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? मीना, आज आपकी आवाज एट नहीं द आ रही। सेंटर ऑफ आप मीना कह रही हैं कि एट द सेंटर ऑफ सेंटर अर्थ। ऑफ अर्थ पे, और एट इनफिनाइट सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू इनफिनाइट होगी। सलीम ने बोला पॉज पर जी की वैल्यू मैक्सिमम। वही बात है, यानी कि सरफेस कह ले पॉज कह ले, एक ही बात है। तो समीना आप कह रही हैं कि वो सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है, सर ऐसे एट द ही है। सेंटर और फ्रॉम द सेंटर जी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर जी की वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब क्या? फोर्स 0, ऐसे ही है ना? मैं आपसे ना कम्युनिकेट करना जी सर। चाहता हूँ। तो फोर्स 0 है, फोर्स 0 होगी तभी हमारा एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो जब फोर्स 0 है तो फिर ये फोर्स जमीन लगा कैसे रही है? अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो जमीन है वो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी कि जो ग्रेविटी का जो सोर्स है वो क्या होती है? सेंटर होता है। ग्रेविटेशन था सर, जी। ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके तहत जो है वो मैसिव, जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा मैसिव है, इस वजह से वो चीजों के ऊपर फोर्स लगा। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं? सेंटर की तरफ लगाती है ना? सर न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत अर्थ जो है वो बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फोर्स। सेंटर की तरफ करती है, न्यूटन ही पे कहता है। न्यूटन ही ये बात कहता है कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। मैं कह रहा हूँ न्यूटन ही तो बताया है कि फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगती है, क्योंकि बॉडी सेंटर की तरफ खींचती है। तो यानी कि ये सेंट्रल फोर्स है, ये सारी बातें मैं न्यूटन ही बताई हैं। अगर वो फोर्स 0 हो जाती है तो फिर ये फोर्स लगती कैसी है? मेरा ये सवाल है। आपने बोला है कि सेंटर पर जी की वैल्यू 0 है। जी की वैल्यू 0 होने का सर मतलब है। सेंटर पर तो इसलिए नहीं लगती ना कि वो जो बॉडी पर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई और बताना चाहे? सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि सेंटर पर वो जी की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर फोर्स भी 0 होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फिर अगर फोर्स 0 है, होगी सर पूरी फोर्स। बात सुन लेना, पूरी बात सुन लें। सर नेट फोर्स 0 होगी बिकॉज बॉडी के ऊपर तमाम साइड से एट द सेंटर सेम फोर्स अप्लाई हो रही होगी जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो इस वजह से नेट फोर्स 0 होगी लेकिन फोर्स 0 नहीं होगी। फिर जाहिर है कि जब नेट फोर्स 0 है तो फिर एक्सेलेरेशन भी नेट एक्सेलेरेशन होगा या सिर्फ एक्सेलेरेशन होगा? सर एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स से ही पैदा होता है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। जब फोर्स नेट है तो एक्सेलेरेशन को नेट नहीं होना चाहिए?
नहीं सर, नेट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन ही 0 होगा मेरा ख्याल में। हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ। नहीं, जब फोर्स नेट होती है तो एक्सेलेरेशन भी नेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ना 5 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। 5 फोर्सेस में से 3 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो उन 3 फोर्सेस का एक्सेलेरेशन खत्म हो गया, 0 हो गया। बाकी बची 2 फोर्सेस। उन 2 फोर्सेस की वजह से वो मतलब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो जो फिर आप आंसर लिखोगे, तो 5 फोर्सेस का आपने फिर एक्सेलेरेशन लिखना है। तो 5 फोर्सेस का जो एक्सेलेरेशन आप लिखोगे, उसमें से 3 फोर्सेस को वैसे ही नलिफाई हो जाता है, बाकी बचती हैं 2 फोर्सेस। तो फिर आप क्या करती हैं, अलग अलग फोर्स का एक्सेलेरेशन लिखती हैं या कंबाइन लिखती हैं? कंबाइन लिखते हैं, नेट ही लिखते हैं। तो फिर नेट जब जब 2 फोर्सेस मतलब 2 फोर्सेस को नेट फोर्स हो गई, तो जब फोर्स नेट होती है तो फिर एक्सेलेरेशन भी नेट होता है। अब यहाँ पर तो अगर वो आप बात करें ना, तो मल्टीपल हर डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं। अब यहाँ पर सेंटर भी है ना, तो यहाँ पर आपको फोर्स लग रही है, हर तरफ से आपको आप पे जो है ना वो फोर्स लग रही है। जब आप सेंटर पे आ जाती हैं, तो चारों तरफ से आप पे क्या लगती है, आप पे फोर्स लगती है। क्योंकि ये वाला जो मैच है ये आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये वाला जो मैच है आपको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये वाला जो मैच है आपको इस डायरेक्शन में खींचेगा। ये वाला जो मैच है मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। ये वाला ना बहुत ही कंफ्यूजिंग, बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं। एक्सेलेरेशन और नेट एक्सेलेरेशन में फर्क होता है, ठीक है। सिंपल एक्सेलेरेशन होता है एक फोर्स की वजह से, और नेट एक्सेलेरेशन होता है दो या दो से ज्यादा फोर्सेस की वजह से। अगर एक यहाँ पर आपको डायरेक्शन फोर्स लग रही है ना, तो एक फोर्स आपको ये लग रही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। फिर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग गई, एक एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग गई, दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। एक इस डायरेक्शन में लग गई और एक इस डायरेक्शन। तो जो सारी फोर्स है जब एक दूसरे को क्या कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। क्लियर है ये पॉइंट कि नेट एक्सेलेरेशन और सिर्फ एक्सेलेरेशन में फर्क होता है। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता, बल्कि नेट एक्सेलेरेशन आपका 0 होता है, ठीक है। हाँ, जितना नेट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, सिर्फ एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता। अगर इस फार्मूले को देख लें, आर आपका 0 हो गया, नहीं ये फार्मूला नहीं आप लगा सकते। द वैल्यू ऑफ जी, फिर ये सवाल आपको क्लियर हो गया कि सेंटर पर आपका, हाँ जी फरहान ने सही पिन पॉइंट की है, ये जो एरो की डायरेक्शन टू द सेंटर होनी चाहिए।
क्योंकि जो फोर्स लगती है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, ठीक है। तो ये पहले मैंने एरो की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी थी, तो एरो की डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है ये है राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट। दोनों की एक दो अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगी, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी। तो सारी जो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। अब यहाँ पे सही तरह वो क्लैरिटी नहीं आ रही, ये फिर गलत हो गया। सारे बताएंगे वाला पॉइंट क्लियर है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता बल्कि नेट एक्सेलेरेशन जीरो होता है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी फोर्स जीरो नहीं होती बल्कि नेट फोर्स जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये बात सपोज कर लेना कि आप बोले फोर्स जीरो होती है, तो जब फोर्स जीरो होती है तो फिर फोर्स का फिर लग कहाँ से रही है, तो ये सवाल आता है कि आप कह रहे हैं कि सेंटर पर फोर्स है ही जीरो। तो जब सेंटर पे फोर्स जीरो है तो फिर सारी जो बॉडीज है तो सेंटर अर्थ इनको अपनी तरफ कैसे खींच सकती है, टू वर्सेस सेंटर। अगर सेंटर पे फोर्स हम जीरो कंसीडर कर लें तो नेक्स्ट सवाल है। अभी हमने ये पढ़ा कि जो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जमीन के अंदर जाए तब भी जी की वैल्यू कम होती है, जमीन के ऊपर जाए तब भी जी की वैल्यू क्या होती है, तब भी जी की वैल्यू कम होती है। मैक्सिमम कहाँ पर होती है, सेंटर पे। फिर दूसरी बात हमने ये देखी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ नेट एक्सेलेरेशन जीरो होता है, एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता। नेट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस से पैदा होने वाला एक्सेलेरेशन। तो इसी तरह जो फोर्स वो जीरो नहीं होते बल्कि नेट फोर्स जीरो होती है। तो चूंकि नेट फोर्स जीरो होती है इस वजह से नेट एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वेट लेसनेस की वहां पर फीलिंग आती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई वेट है ही नहीं है। फिर तीसरा सवाल ये है कि जी की वैल्यू ज्यादा ड्रॉप कब होती है, जमीन सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाने से ज्यादा ड्रॉप होती है तेजी से, या जमीन के अंदर जाने से ज्यादा तेजी से ड्रॉप होती है। ये सवाल भी पेपर में आया होगा, बताएं। ज्यादा ड्रॉप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाने से या जमीन के अंदर जाने से, कहां पर ज्यादा ड्रॉप आता है। तो हमारे ने सही आंसर दिया है, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं ना तब जी की वैल्यू ज्यादा तेजी से तब्दील होती है। फार्मूले में भी देख लें कि जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाती हैं तो तब जी की वैल्यू आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब आप जमीन के अंदर जाती हैं तो तब जो आपकी जी की वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कैपिटल आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वहां पर आर स्क्वेयर और यहाँ पर सिंपल आर है। तो ये भी सवाल पेपर में आया है कि ज्यादा तेजी से ड्रॉप किस में आता है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ से जब हम ऊपर जाते हैं। So it is clear that at the center of Earth, D is equal to capital R, so gravitational acceleration will be zero. तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए ये जो G है ये G प्राइम है, सिर्फ G नहीं है। G प्राइम का मतलब क्या, नेट एक्सेलेरेशन, ठीक है। बाकी ये फार्मूले हैं, इनमें से वैसे पेपर में आया तो कोई नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी कर लीजिएगा, आ सकते हैं। The rate of decrease of gravity outside the earth is double to that of inside the earth. तो जब आप ऊपर जाते हैं तो उसमें 2 टाइम डिक्रीज आता है और अंदर जाने से 1 टाइम डिक्रीज आता है। अगर ऊपर जाने से 4 टाइम डिक्रीज आता है तो नीचे अंदर जाने से आपका 2 टाइम डिक्रीज आएगा, यानी कि ऊपर जाने के में डिक्रीज आपका डबल होगा और अंदर जाने से आपका जो डिक्रीज है वो लीनियर होगा। फिर है वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आप जानते हैं कि जमीन रोटेट भी करती है। पहले जो हमने पढ़ा था वो था शेप ऑफ अर्थ,
upward rotation of Earth. As the Earth rotates, a body placed on its surface moves along the circular path and hence experiences a centrifugal force. Due to it, the apparent weight of the body decreases. चूंकि जमीन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो जब जमीन रोटेट करती है तो क्या हमारे पास आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। जहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी आता है। जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स क्या करती है, आपको मतलब बाई की तरफ आपको वो खींचती है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सेंटर की तरफ खींचती है, और ये वाली जो फोर्स है ये आपको सेंटर से बाई की तरफ आपको खींचती है। तो ये कोई रियल फोर्स नहीं होती, जस्ट एक फीलिंग है, तो उसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो यही वजह है कि उसने अपेरेंट वेट का वर्ड यूज किया है, रियल वेट का उसने वर्ड यूज नहीं किया। देखिए समीना, हमारे पास दो तरह की फोर्सेज है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रही है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सेंटर के बाई की तरफ खींच रही है। तो दोनों की डायरेक्शन ए बॉडी एक ही है, तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स कह रही है कि तुम सेंटर की तरफ आओ, और दूसरी फोर्स कह रही है कि तुम सेंटर से बाहर जाओ। तो इसके नतीजे में जो आपकी जो नेट फोर्स है वो कम हो जाती है, ज्यादा होती है, बताएं। तो नेट फोर्स आपकी कम हो जाएगी, तो जब नेट फोर्स आपकी कम हो जाएगी तो फिर जाहिर है आपका जो नेट एक्सेलरेशन वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। यानी कि फिर आप जिसको कह सकते हैं अपेरेंट वेट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सीड ऑफ फोर्स। तो इसलिए अपेरेंट वेट आपका कम होगा, रियल वेट आपका कम नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वेट मेरा कम होगा, लेकिन इन रियलिटी आपका वेट कम नहीं होता। जैसे लिफ्ट के वाला केस होता है, वहां पर रियल वेट तो आपका वही रहता है ना। तो जस्ट आपको फीलिंग आती है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जी मेरा वेट बढ़ गया है, और जब आप नीचे आते हैं तब आपको लगता है मेरा वेट कम हो गया है। और अगर लिफ्ट जो है वो जी एक्सेलरेशन नीचे का फॉल करे, तब आपको लगता है कि मेरा कोई वेट है ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अगर इस डायग्राम को आप देखें ना, तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये आपकी वेट फोर्स है। यहाँ पर आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना समीना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में फिर आप तो वही बात आ जाती है ना, क्योंकि जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स के जो अपोजिट है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्लियर है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। जल्दी बताएं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा मतलब cos थीटा, लैम्डा यहाँ पर आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये फार्मूला आपका निकल के आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये आपको बताता है कि आपकी जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि उसमें वेरिएशन आता है। अब देखते हैं कैसे आता है। The latitude at a point on the surface of Earth is defined as the angle which the line joining that point to the center of Earth makes with the equatorial plane. It is denoted by lambda. तो पोल्स के लिए जो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, और इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो पोल्स की जब हम बात करेंगे तो cos 90 आ जाएगा, तो cos 90 0 होता है,
तो ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो तब आपका आंसर किसके बराबर आ जाता है, जी पोल इज इक्वल टू जी। तो यानी कि यहाँ पर ये फार्मूला आपको बताता है कि रोटेशन आपकी पोल पर जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है। अगर आप ये बहुत ही रिलेटेड एमसीक्यू आए हुए हैं, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ को ज्यादा कर दें, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ को कम कर दें, पोल्स पर जी की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कि रोटेशन और रोटेशनल मोशन का पोल पे जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होता। फिर नेक्स्ट आ जाता है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर है क्योंकि एंगल 0 होता है, तो वहां पर आपका आंसर आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ ये बताता है कि अगर आप रोटेशन ज्यादा करते हैं, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जितनी ये ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ये वाला जो फैक्टर है, ये नेगेटिव टर्म, वो नेगेटिव आंसर बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप रोटेशन बढ़ा दें तो ये नेगेटिव फैक्टर, आपके जो नेगेटिव आंसर आपका बड़ा हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आंसर का मतलब आपका आंसर छोटा हो गया, मतलब है फिर जी की वैल्यू आपकी कम हो गई। अगर रोटेशन को आप कम कर दें, ओमेगा की वैल्यू कम होगी, जितनी ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो ये वाला फैक्टर जो है ये लेस नेगेटिव हो जाएगा, और आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा या मोर पॉजिटिव में आएगा। तो यानी कि जब आप रोटेशन ऑफ अर्थ को कम करेंगे, इक्वेटर पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ को आप बढ़ाती हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और दोनों में डिफरेंस कितना आता है, पोल पर इक्वेटर पर 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेक्चर में लेस देन 1 मीटर रह गया है, तो 9:45 पर आपका सेकंड सेशन होगा। 9:45 पे आपकी सेकंड क्लास होगी, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।